नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी अदालत का सरबराह चुन लिया गया और अब आप ये समझें कि तकरीबन झाड़ू फिर चुकी है। अब झाड़ू इस तरीके से फिर चुकी है कि अब लग ये रहा है, इमरान खान ने आज ही अपनी बहन अलीमा खान को बताया है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये जो डील की बातें हो रही थी ये भी किसी एक ख़ास मकसद के तहत हो रही थी। अब ये आईनी अदालत के अंदर, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो 15 वारदातें जो कि कल रात को डाली गई हैं, जिसमें से 5 आर्मी एक्ट के अंदर डाली गई हैं, 1 जुडिशल कमीशन में डाली गई थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर क्या क्या गेमें डाली गई हैं, और उसके अलावा जो 8 हम ख्याल जजेस हैं उनको मुंतशिर करने के लिए क्या क्या किया गया है, ये सारी की सारी गेम जो है अब वो तकरीबन इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी अदालत का सरबराह चुन लिया गया है और ये वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ को देने की मुखालफत की थी। उसके बाद आयशा मलिक को चुना गया है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पर तहरीके इंसाफ की हमायत की थी। उससे अगले जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन्होंने भी, ये भी उन 8 हम ख्याल जजिस में से एक हैं जो कि मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ को देने के हक में थे। इसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये भी उन 8 जजिस में थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ को देने के हक में फैसला किया था। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लग जाती है। अभी तक मैंने आपको 4 लोगों के नाम बताए हैं 7 में से, जिनमें से 3 उन 8 हम ख्याल जजिस के हैं और 1 अमीनुद्दीन दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं। लेकिन अब आप आगे कहानी सुनते जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, इन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ को देने की मुखालफत की थी, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन्होंने भी मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ को देने की मुखालफत की थी। जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है वो उस वक़्त उसके अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन कहा यह जाता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के क्लोज थी और बहरहाल ये इनका ताल्लुक उन 8 जजेस में नहीं है। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 7 में से 4 जजेस जो हैं वो एक साइड पे और जो 3 जजेस हैं वो एक साइड पे। और अब आईनी अदालत के सरबराह जब जस्टिस अमीनुद्दीन बन गए हैं तो उन्होंने अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी बैठना है, उन्होंने बेंचेस भी बनाने हैं और उन्होंने वो बहुत कुछ करना है जो कि अब इस वक्त आईनी अदालत के इख्तियार में आ चुका है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि तहरीके इंसाफ वाले जो मर्जी कहते रहें, इनकलाब की बातें करते रहें, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि झाड़ू फिर चुकी है। और वो झाड़ू इस तरीके से फिरी है कि अब आप देखें कि आने वाले दिनों में फॉरेन फंडिंग का केस आ सकता है और वो फॉरेन फंडिंग का केस हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, और जब वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी तो उसका फैसला भी यहीं पे होगा। जब मिलिट्री कोर्ट्स की डेफिनेशन की बात आएगी तो वो मामला भी यही आईनी अदालत जो है उसको सुनेगी। इसके बाद जब इलेक्शन में धांधली और मैंडेट के वापसी की बातें होंगी तो भी यही बेंचेस जो हैं ये सारे के सारे आईनी मामलात को सुनेंगे। यानी हुकूमत और अपोजिशन से मुतल्लिक जितने भी आईनी मामलात हैं उनकी डेफिनेशन है वो सारी की सारी ये बेंचेस जो हैं मुकर्रर करेंगे। और अब आप सोच सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और अदालत के हवाले से क्या स्टेटस रह गया है। और इस वक्त मुझे सूरत हाल जो है वो बहुत ही खौफनाक नजर आ रही है। और अगर वो चंक अगर आप पूरा देख लें 5 से 6 मिनट का, तो आपको सारे की सारा सुप्रीम कोर्ट का गेम प्लान समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत, जुडिशल कमीशन और पार्लियामान की खुसूसी कमेटी इस वक्त यूं मुट्ठी के अंदर है। अब इसके बाद जो अगली वारदात डली है वो है जुडिशल कमीशन के ऊपर। अब ये देख लें कि जुडिशल कमीशन का इजलास है और जुडिशल कमीशन में 13 लोग हैं। इन 13 लोगों में से 7 लोग जो जिस तरफ हाथ रखेंगे वहाँ पे काम हो जाएगा। अब जो जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है उसके अंदर एक है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद जो है आईनी अदालत के सरबराह और 3 सीनियर तरीन जजेस, यानी कि ये 5 लोग तो सिर्फ अदालत से आएंगे। लेकिन उससे पहले आईनी अदालत के सरबराह को चुना जाएगा। अब वो देखते हैं कि 12 में से कितने जजेस उसको चुनते हैं, यानी कि मेंबर्स में से कितने चुनते हैं। अभी तश्कील देख लेंगे, 5 तो हो गए जजेस, उसके बाद एक हो गए लॉ मिनिस्टर हुकूमत के, उसके बाद हो गए एक अटार्नी जनरल हुकूमत के, उसके बाद एक हो गए पाकिस्तान बार के, अभी फ़िलहाल वो हुकूमत के हमायत याफ्ता है तो समझ लें वो भी हुकूमत के। उसके बाद 2 हुकूमत ने खुद अपना, एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी और
एक इरफान सदीकी को दिया, तो जाहिर सी बात है वो लोग हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मामला पहुंच गया 5 के ऊपर, यानी कि इस वक्त 12 में से 5 लोग जो हैं, आईनी अदालत का तो सरबराह चुनना है और वाइनी अदालत का सरबराह इसी अक्सरियत के ऊपर चुनना है। तो अब यहाँ पे 2 ये हो गए और एक अकलियत का जो स्पीकर ने मेंबर दिया है वो भी 7 हो गया। तो 6 लोगों को तो ये अपने घर से लेके चल रहे हैं। अब जो बकाया 4 या 5 जजेस होंगे उनमें से एक, जाहिर सी बात है जस्टिस अमीनुद्दीन तो होंगे ना, तो वो जब होंगे तो फिर आईनी अदालत का जो सरबराह है वो आपके सामने आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद वो आने वाला है, क्योंकि आज इजलास है इसका। तो यहाँ पे ये गेम चल गई है कि जनाब जुडिशल कमीशन इनके कंट्रोल में है, जुडिशल कमीशन को ये अपने हिसाब किताब से चलाएंगे। एक तरफ से वहाँ पे काबू है, एक तरफ से यहाँ पे काबू है। अब इसके बाद अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर जो है आपको पता है बड़ा इसके अंदर गेमें खेली गई और उसके अंदर भी 5 वारदातें डल चुकी हैं। जो अब बिल पास करवाया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर, जो तरमीम की गई है उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर का पत्ता काट दिया गया है। बेसिकली जोड़ी जस्टिस मुनीब की और जस्टिस मंसूर अली शाह की तोड़ दी गई है और ये जोड़ी तोड़ने का जो सब्स्टिट्यूट लाया गया है। अब जाहिर सी बात है आईनी अदालत के सरबराह जो हैं वो इस जजेस कमेटी का हिस्सा होंगे, यानी तीसरे वो होंगे, एक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, दूसरे जस्टिस मंसूर और तीसरा जो है वो जो आईनी अदालत के सरबराह होंगे। जबकि आर्मी चीफ को भी तोसी दे के 5 साल यानी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत करके एक लंबा प्लान जो है वो सेट कर लिया गया। और इस वक्त यकीनन तहरीक इंसाफ वाले ये कहने में हक बजानिब होंगे कि हम ये सारे का सारा मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो है कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। लेकिन एक उम्मीद है जिसका मैं आपको अभी अपनी वीडियो के आखिर में जिक्र करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जुडिशल कमीशन के अंदर किसने किसके हक में वोट दिया। 13 रुकनी ये जुडिशल कमीशन था और इसके अंदर आजम नजीर तारड़ हुकूमत के उन्होंने वोट दिया, अमीनुद्दीन साहब और अपने जो भी जजेस उन्होंने लगाने थे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान, उसके बाद बार पाकिस्तान बार के अख्तर हुसैन, उसके बाद 3 असेंबली वाले जो हैं वो तीनों के तीनों ने उसी सिमत में वोट डाला जो कि हुकूमत ने उनको हदायत की थी। और उसके बाद जब 6-6 से मामला बराबर हो गया तो एक जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने हक में वोट दिया और उसके बाद बाजी पलट गई। इस वक्त ये सूरत हाल है और कहा यह जा रहा है कि निज़ाम के ऊपर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का जो शिकंजा है वो इंतहाई सख्त हो गया है कि 17 जजेस थे, 17 में से 8 जजेस वाज़िया तौर पे मखसूस नशिस्तों के ऊपर अपना फैसला दे चुके हैं इंतहाई प्रेशर के बावजूद। तो अब इसको मैनेज करना था कि किस तरीके से आप 5 जजेस तो आईनी अदालत में चले जाएंगे तो बकाया पीछे बचेगा क्या। तो उसके लिए अब 34 जजेस की जगह रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप 34 जजेस होंगे। अब बात यह है कि ये जजेस जो हैं ये कहाँ से आएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से तो नहीं आएंगे, ये सारे के सारे आएंगे हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट के अंदर एक और बरीक वारदात डाल दी गई है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस बहुत ज़्यादा रजिस्ट कर रहे थे और उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था। एक इतला के मुताबिक शायद वो कुछ दिन पहले जस्टिस याहिया आफरीदी को भी मिले हैं और उनको अपने सारे मामला से आगाह किया है। अब क्या होगा कि अब ये जो 34 जजेस हैं इनमें अगर 17 जजेस या 8 जजेस भी फौरी तौर पे पूरे करने हुए तो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाएंगे, कुछ पेशावर हाई कोर्ट से जाएंगे, कुछ सिंध हाई कोर्ट से जाएंगे, कुछ लाहौर हाई कोर्ट से जाएंगे। तो अब ख्याल ये है कि 6 में से 3 रिटायर हो जाएंगे और 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और ये सरदर्द भी खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस शिकंजे को मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर दुश्मनों को कुचलने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी ताकतवर लोग हैं और जो ये समझते हैं कि इस वक्त अल्टीमेट ताकत उनके हाथ में आ चुकी है, अल्लाह ताला का भी अपना एक प्लान है। आप ये देख लें कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से अपने दुश्मनों को कुचला, किस तरीके से अपना आर्मी चीफ, अपनी अदालतें, अपना सब कुछ करके और उन्होंने एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग गिरफ्त बनाई हुई थी सिस्टम के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि जब नीचे आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी, दुख, गम और एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट फैल जाए तो फिर कहीं भी चंगारी लगाना
کسی کے لیے بھی آسان ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے مغربی بارڈر کو دیکھ لیں, ہمارے مشرقی بارڈر کو دیکھ لیں, ہماری معیشت کو دیکھ لیں, ہمارے ملک کے اندر اپنی ایتھنیسٹی کے معاملات کو دیکھ لیں, فرقہ واریت کے معاملات کو دیکھ لیں. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ طاقت کا بے جا استعمال, اور خاص طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دبانے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس سے انتقام لینے کے لیے یہ الٹا پڑ سکتا ہے. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.